हम सभी पढ़ने वाले हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। इसके बाद हम देखते हैं संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल को दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, इस विकार की जगह परिवर्तन भी हो सकता है। विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, यहाँ पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जो विद्या है, विद्या में आ है और प्लस इसका आ लेते हैं। इन दोनों के मेल, इन दोनों के योग से जो उत्पन्न होगा विकार, वो हमारा संधि होगा। जैसे विद्या धन आलय को हम विद्यालय लिख सकते हैं। ये हमारा आ यहाँ से इस शब्द में मिल गया है, तो ये जो हमारा विकार या परिवर्तन हुआ है विद्या धन आलय का, यही हमारा संधि है। संधि के भेद में देखते हैं। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला यहाँ लिखते हैं स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि को। स्वर संधि, स्वर संधि को
यानी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा, गुण स्वर संधि। तीसरा, यण स्वर संधि। चौथा होता है वृद्धि संधि। पांचवा होता है आयाधि, आयाधि या फिर अयाधि। अयाधि स्वर संधि। इन स्वर संधि में हम सबसे पहले देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आए तो वहां पर दीर्घ संधि होती है, या फिर सजातीय वर्ण के बाद सजातीय स्वर्ण आए तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे परिभाषा लिख देते हैं दीर्घ संधि की। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ में आ, ई, उ, री, ये ह्रस्व है ये, और इसी का दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ हो जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री वर्ण आए तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे हम देख लेते हैं
परम धन अर्थी। परम धन अर्थी में परम माँ में आ आया है, क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण होता है उसमें आ होता है, या फिर कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसमें स्वर जरूर होता है। व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो इस माँ का आ हो गया और ये इस अर्थी का आ ले लिए। तो अब इन सबके मेल करा देते हैं दोनों का, या फिर इसी का योग या जोड़ कर कराते हैं, तो होगा परमार्थी। ये हमारा इन दोनों वर्ण के मेल से जो उत्पन्न विकार हुआ है, तो वहां से ये परमार्थी शब्द निकला है। इसके बाद देखते हैं धन धन अर्थी। अगर यहाँ का आ लेते हैं और ये आ लेते हैं, इन दोनों के मेल से क्या होगा, आ हो जाएगा बड़ा वाला, तो हो जाएगा धनार्थी। और देख लेते हैं गीत धन अंजलि। गीत ता का आ और अंजलि का आ हो जाएगा गीतांजलि। इसी प्रकार हम देखते हैं कवि धन इंद्र। अगर हम इसका देखते हैं, वा का ई लेते हैं, छोटी ई जिसे बोलते हैं, इसका भी ई लेते हैं, तो ई और ई मिलके दीर्घ ई हो जाएगी, तो हो जाएगा कवींद्र। इसी प्रकार रवि धन इंद्र लिखेंगे, रवि धन इंद्र, तो वाम में से ई निकाल लिए और इंद्र का ई ले लिए, तो हो जाएगा रवींद्र। अगर हम मुनि धन इंद्र लें तो मुनीन्द्र हो जाएगा। मुनि धन इंद्र हो जाएगा मुनीन्द्र। ना का ई है और इसका भी ई है, मुनीन्द्र हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कपीस का, अगर इसका हम विच्छेद करें तो होगा कपि धन ईस, हो जाएगा कपीस। और देखते हैं क्षिति, धन ईस, इसका होगा क्षितीस। क्षितीस का अर्थ होता है राजा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं लघु धन उत्तम। यहां से उ लिए और हम यहां से उ लिए, दोनों का योग करेंगे तो हो जाएगा बड़ा उ, तो हो जाएगा लघुत्तम। फिर लेते हैं अनु धन उदित।
अगर हम यहाँ से उ लिए और यहाँ से उदित का उ लिए तो हो जाएगा अनुदित। अगर हम लिखें वधु धन उत्सव, इसका क्या हो जाएगा, यहां से उ लिए और यहां से भी उ लिए तो हो जाएगा बड़ा ऊ, तो हो जाएगा वधूत्सव। दीर्घ संधि में हम ध्यान देते हैं दूसरा वर्ण या फिर तीसरा वर्ण हमेशा दीर्घ मिलता है, यानी जहां पर छोटा और छोटा या छोटा और बड़ा या बड़ा और बड़ा मिलके हमेशा बड़ा ही होगा, यानी दीर्घ ही होगा। जैसे मुनिधन इंद्र, मुनीन्द्र, यहाँ पे हम दूसरे या फिर तीसरे में, दूसरा में देखते हैं यहाँ बड़ी ई हो गई है, यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पर भी देखते हैं यहाँ पर बड़ा ऊ हो गया है, यानी अपने का दीर्घ ही होता है। और जो मिलेगा सजातीय होगा, ऊ से ऊ मिलेगा चाहे वो छोटा और बड़ा हो, ई से ई मिलेगा चाहे वो छोटा या बड़ा हो, लेकिन जब योग होने पर यानी जोड़ होने पर जब मेल हो जाएगा तो वहां पे हमेशा बड़ा होगा। तो आज हम संधि स्टार्ट किए हैं। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में हमने दीर्घ संधि आज हमने समाप्त कर ली है। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इस परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए अगर आप सभी ज़्यादा नहीं 5 सब्सक्राइब बढ़ाएं या किसी से करवाएं, किसी के मोबाइल में, अपने परिवार दोस्तों सभी को, तो अपना ये परिवार धीरे धीरे काफ़ी बड़ा होता जाएगा और हमें भी उत्साह होगा कि लोग हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं या हमें पसंद कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। लाइक करें और अपनी राय जो भी हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उससे हमें उत्साह प्रेरणा होगी। अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। संधि में हमने पढ़ा है दीर्घ संधि। आज हम सभी पढ़ेंगे गुण संधि। इसमें गुण संधि में आ या आ के बाद ई या ई, उ या ऊ या री आए तो ए, ओ और अर होता है। आ या आ के बाद ई या ई आएगा तो ए हो जाएगा। आ या आ के बाद उ या ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा। उसी प्रकार आ या आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नरधन इंद्र, यहां से आ है और यहां पर ई है,
जब आ और ई मिलेगा तो क्या होगा, ए हो जाएगा। आ या आ के बाद ई या ई आएगा तो ए होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नरेंद्र, नरेंद्र हो जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं गण धन ईस, यहां से आ और यहां से ई। जब आ और ई का मेल करेंगे या इसे जोड़ेंगे तो हमारा यहां से ए होगा। जब ए होगा तो ए की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा गणेश। फिर देख लेते हैं उप धन इच्छा। जब हम देखेंगे पा का आ लेंगे और इच्छा का ई लेंगे तो हो जाएगा उपेक्षा। और देख लेते हैं सर्वधन ईश्वर, यहां से आ होगा और यहां से हम ई लेंगे तो ए होगा तो हो जाएगा सर्वेश्वर। फिर देखते हैं सोमधन ईश, यहां से सोम मां से आ और ईश से ई लेंगे तो आ और ई मिलके ए हो जाएगा तो बनेगा सोमेश्वर। लेते हैं परम धन ईश्वर, यहां से आ और यहां से ई लेंगे तो हो जाएगा परमेश्वर। कुछ और देख लेते हैं महाधन ईश, महा का आ लेंगे और ईश का ई लेंगे तो आ और ई मिलकर ए होगा तो क्या बनेगा महेश। फिर लिखते हैं राजा धन इंद्र, हो जाएगा राजेंद्र। लिखते हैं फिर दूसरा उदाहरण रमाधन इंद्र, बन जाएगा रमेंद्र। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं लंका धन ईश, तब हमारा बनेगा लंकेश। फिर लिखते हैं राका धन ईश, तो हो जाएगा राकेश। ये हमारे आ और ई के उदाहरण हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ
ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय, यहां से आ लेंगे और यहां से ऊ। यहाँ क्या है, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आएगा तो क्या होगा, ओ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ज्ञानोदय हो जाएगा। फिर लिखते हैं परधन उपकार, यहां से आ लिए, यहां से उपकार का उ लिए, तो हमारा हो जाएगा परोपकार। फिर देख लेते हैं वीर धन उचित, वीर से रा में से आ लिए और उचित का उ लिए, आ और उ मिलकर क्या होगा, ओ होगा। तो हो जाएगा हमारा वीरोचित। लिखते हैं शीत धन उष्ण, शीतता का आ लिए और उष्ण का उ लिए, तो हो जाएगा शीतोष्ण। लिखते हैं नवधन ऊढ़ा, नव का आ और ऊढ़ा का उ लिए, तो हो जाएगा नवोढ़ा। ये हमारा पेपर में कई बार पूछा गया है। फिर लिखते हैं सूर्य धन ऊर्जा, यहां से सूर्य का आ या से आ निकाल लिए और ऊर्जा से ऊ लिए, तो हमारा बनेगा सूर्योर्जा। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ उदाहरण अर् का, यानी कि आ के बाद, आ या आ के बाद जब री आएगा तो हमारा बनेगा अर। जैसे देवधन ऋषि, देव वा से आ लिए और री लिए, तो यहां क्या बनेगा, देवर्षि। फिर लिखते हैं सप्तधन ऋषि, बन जाएगा सप्तर्षि। बनेगा सप्तर्षि। ब्रह्मधन ऋषि, हो जाएगा ब्रह्मर्षि। फिर लिखते हैं महाधन ऋण, हो जाएगा महर्ण।
हरण। अगर हम इस संधि पे ध्यान दें तो जो हमारा ए, ओ और अर हो रहा है वो हमारा दूसरे या तीसरे वर्ण पर हमें मिलता है। जैसे देवर्ष में 1 2, दूसरी बात तीसरे पे रा लगा हुआ है, यहाँ पे ये आधा अक्षर छोड़ दिया तीसरे पर, यहाँ पर ये तीसरे पे, यहाँ पर भी तीसरे में। उसी प्रकार शीत धन उष्ण, शीतोष्ण में दूसरे पर ओ की मात्रा मिल रही है। नवधन ऊणा पे यहाँ पर ओ की मात्रा मिल रही है। सूर्य धन ऊर्जा यहाँ पर भी ओ की मात्रा मिल रही है। उसी तरीके से हम अगर हमें दे दिए जाए देवर्षि, सप्तऋषि, महर्ष, महार्ण, शीतोष्ण, नवोणा और सूर्योर्जा, तो हम ध्यान देंगे अगर ए, ओ और ये इसे बोलते हैं उलंका या रेफ भी बोलते हैं, तो ये सब हमें दिखाई दें तो हम वहां पर पहचान लेंगे कि हमारी ये गुण संधि के उदाहरण। उसके बाद गुण संधि पढ़े, आज हम सभी पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इसमें क्या होगा, जब आ या आ के बाद ए या आए, जब आ या आ के बाद ए या आए आएगा तो हमेशा आय हो जाएगा। और आ या आ के बाद जब ओ या औ आए, ओ या औ आए तो हमेशा औ होगा। बस हमें केवल यही ध्यान देना है, जब आ या आ के बाद चाहे ए आए चाहे ऐ आए हमेशा क्या होगा, ऐ, यानी वृद्धि में बड़ी ही होगा। आ या आ के बाद चाहे ओ आए चाहे औ आए हमेशा क्या होगा, औ होगा, यानी बड़ा होगा। अब इसके बाद कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक धन एक, यहां पर क्या आया है, का से आ ले लिए, यानी ये आ आया है और यहां से ए आया है, यानी ये वाला आया है ए। इन दोनों का जब आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो हमेशा क्या होगा, ऐ होगा, यानी इसे हम लिख देंगे ए कैक। यहां पर हमने देखा ऐ की मात्रा आ रही है, यही हमारी वृद्धि है। फिर इसके बाद देख लेते हैं कुछ उदाहरण। दिन धन एक, यहां ना में आ है और यहां से ए है, आ और ए मिलकर क्या होगा, ऐ हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारा दी नैक। यहां पर हमें ऐ की मात्रा दिख रही है। फिर उसके बाद देखते हैं लोक धन एसड़ा, यहां से आ और यहां से ए, आ और ए मिलकर होगा ऐ, तो हम लिखेंगे, यानी जो शब्द बनेगा वो बनेगा लोकैसड़ा।
उसके बाद सदाधन एव। सदा, दा का बड़ा आ है यहाँ पे और यहाँ पर ए है। आ और ए मिलकर क्या बनेगा? अय। यानी कि हम अय की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा सदैव। फिर देखते हैं उसी प्रकार तथा धन एव। तथा यहां पे बड़ा आ निकला, यहां से ए निकला, आ और ए मिलाएंगे तो हमारा होगा अय, तो हो जाएगा तथैव। फिर देखते हैं महाधन ऐश्वर्य। यहां से आ और यहां से क्या मिला? अय। आ और अय को जब हम मिलाएंगे तो होगा अय। तब हम लिखेंगे, यानी जो हमारा शब्द मिलेगा वो होगा महेश्वर्य। फिर उसी प्रकार देखेंगे रमाधन ऐश्वर्य। यहां से भी आ और अय, रमा से आ और ऐश्वर्य से अय, तो हो जाएगा रमैश्वर्य। फिर देखते हैं तत्र धन एव। तत्र त्र से आ निकालेंगे और एव से ए निकालेंगे, आ और ए मिलकर होगा अय, तो बनेगा क्या हमारा शब्द? तत्रैव। तत्रैव, तत्रैव। अभी हम अ या आ के बाद ए या अय आता था तो अय बनाते थे। अब हम बनाएंगे आ या आ के बाद जब ओ या औ आएगा तो हम क्या बनाएंगे? औ। जैसे परम धन ओज। परम, यहां से आ और ओज का ओ, आ और ओ मिलकर औ होगा, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? पर मौज। पर मौज हमारा शब्द निकला। फिर देखते हैं उष्ण धन ओदन। उष्ण से आ, ओदन से ओ, आ और ओ मिलकर हमारा बनेगा औ, तो यहां पर शब्द जो बनेगा होगा उष्णोदन। इसके बाद दंत धन ओष्ठ। दंत का ता में से आ निकालेंगे, ओष्ठ का ओ निकालेंगे,
आ और ओ मिलकर औ जब बनेगा तब शब्द क्या बनेगा हमारा, दंतौष्ठ। इसके बाद देखते हैं महाधन ओज। महा यानी यहां से आ निकाल लेंगे और यहां से ओ होगा। आ और ओ मिलकर जब बनेगा तो बनेगा क्या, औ। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, महौज। इसके बाद देखते हैं महाधन ओजस्वी। महा यानी हा से आ निकालें और ओजस्वी का ओ ले लें तो आ और ओ जब मिलेगा तो होगा औ। तो हमारा शब्द क्या निकल कर आएगा, महोजस्वी। महोजस्वी। फिर देखते हैं महाधन औषधि। यहां से आ बड़ा और यहां से अब इस बार औ लेंगे। जब आ और औ मिलेगा तो हमारा बनेगा औ। तो यहां पर जो शब्द निकल कर आएगा क्या होगा, महौषधि। महौषधि। फिर देखते हैं परमधन औषधि। परमधन औषधि। परमधन औषधि। यहां से आ, परम से आ और औषधि से औ। आ और औ को जब मिलाएंगे तो होगा औ। तो हमारा जो शब्द होगा वो होगा परमौषधि। परमौ परमौषधि। और कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं एक दो। महाधन औदार्य। महा से आ निकालेंगे, औदार्य से औ। तो हमारा हो जाएगा शब्द महोदार्य। ये हमारा आज का वृद्धि संधि के उदाहरण थे। जैसे हम एक और देख लेते हैं, वन धन औषधि। वन से आ और औषधि से ओ। तो आ और ओ जब मिलेगा तो बनेगा औ। तो शब्द निकल कर आएगा वनौषधि। इस संधि में भी हम अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो शब्द होगा उस शब्द में हमें अ की मात्रा या फिर औ की मात्रा निकल कर आएगी। जैसे
वनौषधि में दूसरे या तीसरे वर्ण पर ही ये जो मात्राएं होंगी वो लगी होंगी। जैसे महोदर्य में ये अ की मात्रा हा पे लगी है दूसरे वर्ण पे। उसी प्रकार वनधन वनौषधि में ये दूसरे वर्ण पर अ की मात्रा लगी है। यहां पर भी महोजस्वी में दूसरे शब्द पर अ की मात्रा, महोषधि में दूसरे शब्द पे अ की मात्रा। जैसे हम लिखे थे तथैव, सदैव, एकैक। यहां पर भी देखते हैं तो हम दूसरे वर्ण पर अ की मात्रा लगी हुई है, तथैव में भी, सदैव में भी और एकैक में भी। तो ये हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण थे और हम ध्यान से देखते तो अ और अ की मात्रा मिलती है, यानी हम पहचान सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारी क्लास को इस लाइक कीजिए। संधि यण संधि इसमें जब ई या ई और उ या उ, री और लृ के बाद कोई असमान स्वर आए। जब ई या ई, उ या उ, री या लृ के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी ई के बाद ई ना आए, उ के बाद उ ना आए, री के बाद री ना आए और लृ के बाद लृ ना आए, यानी इसके अलावा कोई स्वर आए, तो ई की जगह या हो जाएगा और उ की जगह वा हो जाएगा और री की जगह रा हो जाएगा और लृ की जगह ला हो जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे इति, धन, आदि। इति यहां पर ई आया हुआ है, यानी पहले शब्द में ई आया है। ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो कोई ई के बाद असमान स्वर आ आया है तो ई की जगह या हो जाएगा। तो हम ई की जगह या लिखेंगे, शब्द हमारा बनेगा। जब ता से ई निकाल लेंगे तो आधा दा होगा और फिर ई की जगह या लिखेंगे, लेकिन आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लगा देंगे, आ, फिर वैसे ही लिख देंगे दी, तो हमारा शब्द बनेगा इत्यादि। ठीक उसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि, धन, अपि। यहां पर भी ई आया है, इसके बाद असमान स्वर आ आया है तो ई की जगह या हो जाएगा, तो हो जाएगा यद्यपि। इस यद्यपि को हम इसलिए लिखे हैं कि दा में से जब ई निकाल लेंगे तो आधा दा होगा और ई की जगह या होगा और पी वैसे ही लिख लिए, लेकिन यद्यपि को अधिकतर ऐसे लिखते हैं। तो चाहे हम ऐसे लिखें चाहे इस तरीके से यद्यपि लिखें, दोनों सही होता है। फिर देखते हैं
वि धन अवसाय। यहाँ पर ई आया है और यहाँ पर ई के बाद कोई असमान स्वर आया है, तो ई की जगह या हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? व्यवसाय। फिर देखते हैं अति धन अधिक। यहाँ पर पहले शब्द में ई और उसके बाद असमान स्वर आ आया है, तो ई की जगह हम या लिखेंगे। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? अत्यधिक। फिर देखते हैं अति धन आचार। यहाँ पर ई आया, उसके बाद असमान स्वर आ आया, तब क्या बनेगा? ई की जगह या हम लिखेंगे और आचार। तो हमारा नया शब्द क्या बना संधि होने पर? अत्याचार। फिर देखते हैं अधिधन ऐसण। यहाँ पर ई आया, ई के बाद असमान स्वर ए आया, तो ई की जगह हम या लिखेंगे और ए है इसके बाद, तो ए की मात्रा लगा देंगे। क्या बनेगा? अध ऐसणा, अध ऐसण सॉरी। फिर उसी प्रकार देखते हैं प्रति धन एक। यहां से ई और यहां से ए, यानी ई की बात कोई असमान स्वर आए तो या होगा। तो शब्द क्या बनेगा? प्रत एक। फिर देखते हैं सु धन अच्छा। तो यहां पर क्या आया इस बार? अभी तक हम ई के उदाहरण देखते थे, अब हम ऊ के उदाहरण देख लेते हैं। तो सु धन अच्छ, यहां से ऊ आया और उसके बाद असमान स्वर आ आया, तो ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो हमारा बनेगा वा। तो हम लिखते हैं, तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा? स्वच्छ। मनुधन अंतर। यहां पर ऊ और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ आया, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? मनवंतर। अनुधन आय, यहां पर ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर आ आया, तो ऊ के जगह वा हो जाएगा, तो हो जाएगा अन्वय। फिर देखते हैं सुधन आगत। यहां से सु से ऊ आया और यहां से आ है, तो ऊ की जगह हमारा वा हो जाएगा, तो क्या बनेगा? स्वा
गत। फिर देखते हैं मधु धन आलय, यहां से मधु से उ और आलय से आ, यानी उ के बाद आ समान स्वर आ आया है तो उ की जगह हम वा लिख देंगे तो बनेगा मध्वालय। मध्वालय। यह हमारी यण संधि की पहचान थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें तो बहुत ही आसान, यानी ई की जगह या, यानी कि कोई जो शब्द हमारा संधि के बाद बनेगा वहां पर या, वा, रा और ला, इन चारों वर्ण यानी अंतस्थ व्यंजन विद्यमान मिलेगा। जो हमारा पहला शब्द होता है विच्छेद में, तो वहां पे जो शब्द होगा, वर्ण होगा, वो हमारा अधूरा मिलेगा। जैसे अत्याचार में ता आधा है, लेकिन अंतस्थ वर्ण 11 लावा में से या विद्यमान है। उसी प्रकार अधिधन ऐसण में जब यहां से ई निकाले तो ये हमारा आधा वर्ण मिला, उसके बाद या विद्यमान है। उसी तरीके से प्रत्येक में ये या विद्यमान है। यानी अगर हम ध्यान देंगे, जड़ संधि का कोई उदाहरण दिया जाए, शब्द देकर पूछा जाए कि कौन जड़ संधि है इसमें, तब हम दूसरा या फिर पहला वर्ण हमारा जो होगा वो अधूरा होगा, और तुरंत उस आधे वर्ण के बाद हम जब ध्यान देंगे तो या, वा, रा, ला, इन सभी में से कोई ना कोई वर्ण विद्यमान रहेगा। चाहे अत्याचार में देख लें, अध्य देश में देख लें, अध्य ऐसण में देख लें, प्रत्येक में देख लें, स्वच्छ में देख लें, मनवंतर में देख लें, ना आधा है लेकिन उसके बाद तुरंत वा मिल गया, अन्वय में ना आधा है उसके बाद वा मिल गया। इस तरीके से हम ऋण संधि की पहचान कर लेंगे। कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। अगर हम पहचानना चाहेंगे ऋण संधि का, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। भूधन आदि, यहां से उ और उ के बाद आ समान स्वर आ आया है तो हमारा बनेगा वा। लेकिन जब हम यहां से भा से उ निकालेंगे तो हमारा ये आधा बचेगा, और उ की जगह जब हम वा लिखेंगे, वा के बाद बड़ा आ है तो आ की मात्रा लगा देंगे, फिर दी वैसे ही लिख देंगे भवादि। फिर उसके बाद कुछ देख लेते हैं री का उदाहरण। जैसे पितृ धन आज्ञा, यहां पे री है और री के बाद आ समान स्वर आ आया है तो री के स्थान पर रा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पित्राज्ञा। पित्राज्ञा, यहाँ पे त्रा है। अगर हम आप सभी सोच रहे हो कि रा नहीं है, तो ये जो हमारा त्रा शब्द होता है ये संयुक्त व्यंजन है। ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है, एक तो ता होता है और फिर रा होता है, तो इसमें रा शामिल है, तो यहाँ पे पित्राज्ञा हो गया। उसी तरीके से देखें तो मातृ धन आज्ञा, यहां से री और री के बाद यहां आज्ञा से आ, तो री के बाद आ समान स्वर आया है तो रा होगा। यहां पे लिखें मात्राज्ञा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम।
पितृ धन आदेश, यहां से री पितृ से, और उसके बाद आ समान स्वर आ आया है तो री के जगह रा करेंगे, जो शब्द हमारा बनेगा वो बनेगा पित्रा देश। फिर देखते हैं मातृ धन इच्छा, यहां से मातृ से री वर्ण और री के बाद असमान स्वर इस बार ई आया है तो बनेगा मातृच्छा, मातृच्छा शब्द बन जाएगा। अब लरी का एक उदाहरण देख लेते हैं। जो लरी होता है वो हमारा संस्कृत में ही प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता, इसलिए इसके उदाहरण गिने चुने मिलते हैं, बहुत ही कम। तो यहाँ पे देखते हैं लरी धन आकृति, तो यहां पर लरी के जगह ला लिखेंगे। जब लरी के जगह हम ला लिखें उसके बाद आ की मात्रा है यहाँ पे आकृति, तो उसी प्रकार हम आ की लगा दिए, फिर उसी तरीके से शब्द पूरा लिख देंगे तो हो जाएगा लाकृति। तो ये हमने आज गुण संधि देख लिया, यानी कि स्वर संधि में हमारी 4 संधियां समाप्त होंगी, दीर्घ, गुण, वृद्धि और आज यण संधि। इसके बाद हम स्वर संधि में आयादी संधि देखेंगे, फिर स्वर संधि हमारी समाप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद हम व्यंजन संधि देखेंगे यानी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5वीं स्वर संधि में आयादी संधि। आयादी संधि, आयादी संधि में जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आए तो ए, ऐ, ओ और औ के स्थान पर ऐ, आओ, औ और आव हो जाता है। और इस संधि में हमें अर्धस्वर यानी या और वाह हमें देखने को मिलता है। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर आय, आय, औ और आओ आता है। और इस संधि में
अर्धस्वर, या और वा देखने को मिलता है। जैसे अब इसमें हम देख लेते हैं, सेधन, अन, यहां पर ए है, उसके बाद आ है। यहां पर ए है, उसके बाद आ आया है, यानी ए के बाद कोई स्वर आए तो हमें ए के स्थान पर आय, आय के स्थान पर जब आय आएगा तो आय के स्थान पर आय, और जब ओ आएगा तो आओ, और जब औ आएगा तो आओ में परिवर्तित कर देंगे। तो यहां पर ए है, ए के बाद आ आया है, तो ए के स्थान पर हम आय लिखेंगे। तो ये सा लिखें, तो यहां पर फिर ए के स्थान पर हम देखते हैं अभी थोड़ा सा विच्छेद करके, यानी विस्तार में आय, और ये फिर ना ऐसे ही लिख लेंगे। तो ए के स्थान पर आय, यानी जब ये आ सा में हो जाएगा तो ये जो हलंत लगा है ये नहीं हटेगा, मतलब कि नहीं रहेगा, यानी हट जाएगा, तो ये पूरा 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 सा हो जाएगा, पूर्ण सा हो जाएगा। और उसके बाद फिर या और ना बचेगा, तो हम अगर लिखें तो हो जाएगा हमारा शयन। फिर उसी प्रकार देख लेते हैं, नेधन, अन, यहां पर भी ए है, और उसके बाद आ आया है। जब ए के बाद आ आए तो हमारा बनेगा आय, तो यहां पर बन जाएगा नयन। फिर देखते हैं, इसके बाद गैधन, अक, यहां पर अय आया, उसके बाद आ आया, यानी जब अय के बाद कोई स्वर आएगा तो बनेगा हमारा आय। तो यहां पर गा लिखे, आय बनेगा, यानी यानी बड़ा आ, तो इसमें बड़ा आ की मात्रा लगा दिए। फिर या बचा वहां से तो या लिख लिए। फिर हमारा यहां पर क्या का बचेगा, तो लिख लेंगे का, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, गायक। फिर देखते हैं, नैधन, अक, यहां से अय और यहां से आ आया। जब नए अय के बाद जब कोई स्वर आएगा तो बनेगा आय, तो यहां पे ना आ की मात्रा तो आय लिख दिया, तो नायक। फिर का बचा तो हम का लिख दिए, तो बन गया हमारा नायक, नायक शब्द बना। उसके बाद हम देखते हैं, गैधन, अन, यहां से अय और फिर आ, तो बनेगा आय, तो हो जाएगा गा, या और ना, तो हमारा शब्द बन जाएगा गायन। फिर देखते हैं, गए धन इका, यहां पे अय है, उसके बाद कोई स्वर आए तो बनेगा आय, तो यहां पे गा, आ, तो बड़ा आ है तो आ की मात्रा लगा दिए। फिर या है तो हम या लिख दिए, लेकिन यहां पे आ गई ई की मात्रा सॉरी, ई है, तो इसमें पाई लगाएंगे ई की। फिर का है तो का लगा लिख दिए, तो बन गया हमारा गायिका।
नए धन इसी प्रकार लिखें तो यहाँ पे अय, उसके बाद ई, अगर इसको बनाए तो बनेगा नायिका, नायिका शब्द बन गया। फिर देखते हैं पोधन अन, यहां से ओ है, उसके बाद आ है। जब ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो हमारा बनेगा अब। यहां पे पा, हलंत लगा के यानी आधा पा। जब यहाँ पे आ और वा, तो आ जब पा में मिलेगा तो पूरा पा हो जाएगा और उसके बाद वा, तो पा हो गया, वा हो गया, और अन से ना बचा तो ना लिख लिए तो हो गया पवन। फिर उसके बाद देख लेते हैं भोधन अन, यहां ओ और यहां आ, तो भी हमारा ओ के बाद कोई स्वर आए तो औ बनेगा, तो हो जाएगा भा। आ इसी में जुड़ गया, यानी जब भा से ओ हटाएंगे तो आधा होगा, अधूरा वर्ण। जब आ मिला देंगे तो पूरा पूरा बन जाएगा भा, और यहां से वा मिला तो वा लिख लिए, और यहां से ना था तो ना लिख लिए, तो हमारा शब्द बन गया भवन। फिर हम देखते हैं कुछ पौधन अक, इस बार हमें औ मिला है, औ की मात्रा औ है, इसके बाद आ है, तो जब औ के बाद कोई स्वर आएगा तो इस बार हमें मिलेगा आव। तो पा, पा में आ, बड़ा आ लगाए तो आ हो गया, उसके बाद वाह है तो वाह लिख लिए, और यहां से का है तो का लिख लिए, तो बन गया हमारा पावक। फिर है भावधन इनी, यहां से औ और यहां से ई मिला तो आओ मिलेगा, यानी भा में आ, उसके बाद वाह, फिर यहां पे ई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, यहां पे नी है तो नी वैसे ही लिख लेंगे, तो बन जाएगा भाविनी। नौ धन इक, यहां पर औ और यहां पे ई, तो हमारा क्या बनेगा ना विक। ना से औ निकाले तो अधूरा ना, और यहां से आओ जब बनेगा तो बड़ा आ का ना में आ हो गया ना, फिर वाह है तो वाह, ई की मात्रा लगा दी वी, और का वैसे ही लिख लिए तो बन गया ना नाविक। भवधन उक, यहां पे औ उसके बाद ऊ, तो औ के बाद कोई स्वर आएगा तो आओ बनेगा हमारा। जब आओ बनेगा तो इसमें भा में आ की मात्रा भा, और उसी प्रकार वा लिख दिए, और ऊ है तो ऊ की मात्रा लगा दिए और का लिख दिए, तो हमारा शब्द बन गया भा उक। देख लेते हैं गोधन ईस, यहां पर ओ है उसके बाद ई आई है, तो जब ओ आता है उसके बाद कोई स्वर आता है तो हमारा बनता है अब। अगर गा से ओ हटाएं तो आधा गा, और उसमें अव तो यानी आ जोड़े तो पूरा गा हो गया, उसके बाद औ से वाह भी आ गया
फिर यहाँ पर बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगा दिए, और सा है तो सा लिख दिए, तो हमारा बन गया गवीस। फिर पो धन इत्र, यहां पर ओ और यहां से ई, तो हमारा बनेगा अव, यानी ओ के बाद जब कोई स्वर आए तो बनेगा अव। तो यहां पर हम पा और आ जोड़ दिए तो पूरा पा है, फिर वा लिखे और ई की मात्रा लगाए, ई है तो ई हो गया और त्रा हो गया, हमारा शब्द बन गया पवित्र। तो आज हमारी अयादी संधि यहीं पर समाप्त होती है, यानी हम लोग आज स्वर संधि समाप्त कर लिए। अब हम कल से व्यंजन संधि पढ़ेंगे। जब हमारा व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे, फिर हमारी संधि समाप्त हो जाएगी। आप इस क्लास को लाइक कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए और सभी को, अपने साथियों, अपने परिवार में बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के और कमेंट करने के कोई व्यंजन संधि, व्यंजन संधि वह होती है जो पहला शब्द होता है उधर व्यंजन होता है और जो दूसरा शब्द होता है उधर व्यंजन या स्वर होता है। जब उन दोनों का मेल होता है तो वही हमारी व्यंजन संधि होती है। अब व्यंजन संधि की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन तथा दूसरे शब्द का प्रथम होगा। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो संधि करने पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि होती है। जैसे देख लेते हैं, दिक धन अंबर। यहां पर हम देख रहे हैं कि दिक, जो ये पहला शब्द है, यहां पर व्यंजन आया है और दूसरे शब्द में स्वर या फिर व्यंजन हो, यहां पर स्वर आ गया है, तो यहां पर हमारी व्यंजन संधि होगी। जो हमारा शब्द संधि करने में बनेगा तो होगा दिगंबर। ये हमारी व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि में रूल देख लेते हैं। पहला रूल देखेंगे, पहला रूल है, यदि स्पर्श व्यंजन का से मा तक होते हैं, यदि स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा और मा के बाद वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा और स्वर, और इसके बाद अंतस्थ वर्ण यानी अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा शब्द आए तो
जो वर्ग होता है यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इन सभी वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो ये हमारा पहला रूल है। तो इसको हम लिख लेते हैं परिभाषा के तौर पर। यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण मैंने बताया, आप सभी जानते हैं, का, चा, टा, ता, पा, ये हमारा प्रथम वर्ण है। प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा और मैंने बताया स्वर या अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वा, यानी अंतस्थ व्यंजन आए। दूसरे शब्द में अंतस्थ व्यंजन आए तो ये जो वर्ग है, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। आए तो वर्ग का पहला वर्ण, पहले शब्द में पहला वर्ण आ रहा था, का, चा, टा, ता, पा, पहला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तीसरा वर्ण हो जाएगा। ये हमारा पहला रूल है। अब इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी लिया था दिक धन अंबर, तो मैंने बनाया था शब्द दिगंबर। तो यहां पर पहले शब्द में प्रथम वर्ण यानी का आया है, तो यहां पर क्या लिखा है, दूसरे शब्द में इसके बाद वर्गीय व्यंजन का किसी वर्ग का तीसरा चौथा स्वर या अंतस्थ व्यंजन आए। तो यहां पर क्या आया है, स्वर आया है। जब स्वर आया है तो अपने वर्ग का जो पहला वर्ण होगा अपने वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब का वर्ग है तो का वर्ग का तीसरा क्या होता है, का, खा और गा, तीसरा वर्ण गा आया। तो इसीलिए का की जगह पर हम गा लिख देते हैं। गा लेकिन अधूरा रहेगा क्योंकि व्यंजन है, लेकिन इसके बाद हमारा स्वर आया है, तो जब स्वर गा में जुड़ जाएगा तो ये हमारा गा पूरा हो जाएगा। जो शब्द हमारा निकल कर आएगा या संधि करने पर बन कर आएगा वो होगा दिगंबर। इसके बाद और उदाहरण देखते हैं, जैसे वाक, धन, जाल, यहां पर भी का आया है यानी पहला वर्ण आया है। जब पहला वर्ण के बाद तीसरा चौथा या स्वर आए तो ये जा तीसरा वर्ण है यानी तीसरा वर्ण आया है, तो का जो है वो अपने वर्ग का तीसरा होगा। पहला वर्ण अपने वर्ग का यानी ये पहला वर्ण है तो अपने वर्ग का तीसरा यानी गा हो जाएगा। तो हो जाएगा वाग जाल, ये शब्द बन गया। इसके बाद सत, धन,
आचार। यहाँ पे ता आया है, अब ता आया है उसके बाद कोई स्वर या अंतस्थ वर्ण या तीसरा चौथा वर्ण आना चाहिए। यहाँ पर स्वर आ गया है, ता जो है पहला वर्ण है। अब पहले वर्ण का क्या हो जाएगा, तीसरा होगा। तो तीसरा क्या होता है, ता था दा, यानी दा होता है। तो यहाँ पे सा लिख लिए और दा लिख लिए व्यंजन का, लेकिन यहाँ पर स्वर आया है आ, यानी आ की मात्रा लग देंगे, सदा हो जाएगा। उसके बाद ऐसे लिख लेंगे चार। तो हमारा शब्द बनकर आया सदा चार। फिर देखते हैं, वाक धन दान। यहां पर का आया है और यहां पर तीसरा चौथा स्वर या अंतस्थ व्यंजन आना चाहिए। तो यहां पर तीसरा आ गया दा। तो ये जो का है ये पहला वर्ण है, पहला वर्ण चेंज होता है अपने तीसरे वर्ण में। तो तीसरा वर्ण का क्या होगा, गा होगा। तो यहां पर शब्द बनेगा वाग दान। अगर यहां पे कोई स्वर आता तो ये पूर्ण गा होता। जब स्वर नहीं आया, व्यंजन आ गया दा तीसरा वर्ण, तो यह गा बन जाएगा, हो जाएगा वाग दान। ऋक धन वेद। पहला वर्ण के बाद तीसरा चौथा या स्वर हो या फिर अंतस्थ व्यंजन हो। इस बार अंतस्थ व्यंजन आया है वा। तो ये का है अपने वर्ण का तीसरा होगा, तीसरा वर्ण का गा होता है, तो गा बनेगा। तो जो हमारा शब्द बनेगा संधि करने पर वो होगा ऋग वेद। शब्द बनकर आएगा ऋग वेद। उसके बाद हम देखते हैं सत धन गुण। यहां पे ता आया है, यानी पहला वर्ण आया है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा स्वर या अंतस्थ व्यंजन आना चाहिए। यहां पर क्या आया, गा, यानी तीसरा वर्ण आ गया। तो ये ता जो है अपने वर्ग का तीसरा होगा, यानी ता का तीसरा वर्ण गा होगा, दा होगा, सॉरी दा हो जाएगा। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो होगा सद गुण, सदगुण शब्द बनेगा। इसके बाद देखते हैं वाक धन ईश। यहां पर का आया, इसके बाद स्वर आया, का तीसरा वर्ण गा होता है। वाग गा व्यंजन वाला रहेगा, लेकिन व्यंजन के बाद स्वर आया है, जो स्वर आया है वो उस स्वर को इसमें मिला देंगे। तो वाग गीस, वैसे सा है बाद में सा लिख लेंगे। जो हमारा शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा वागीस। जगत धन ईश। जगत धन ईश। यहां पे ता है, ता के बाद कोई तीसरा चौथा अंतस्थ वर्ण या स्वर आया, यहां पर स्वर आया, ता का तीसरा वर्ण दा होता है। तो जग, ता का तीसरा वर्ण दा, स्वर मिला है तो स्वर मिला देंगे तो दी हो जाएगा। आगे फिर श है तो सा लिख दिए। तो हमारा वर्ण शब्द निकल कर आया संधि करने पर जगदीश। फिर देखते हैं उत धन घाटन। यहां पर ता आया, उसके बाद तीसरा चौथा स्वर या अंतस्थ व्यंजन आना चाहिए। इस बार चौथा वर्ण आया है। तो जो ता है ये अब पहला वर्ण है, तो पहला वर्ण जो अपने का तीसरा होगा, ता का दा हो जाएगा। तो शब्द हमारा बनेगा उद घाटन, उद्घाटन शब्द बन जाएगा। तो ये हमारा पहला रूल था। इसके बाद अब हम देखेंगे व्यंजन संधि का दूसरा रूल।
दूसरा रूल होता है, यदि किसी वर्ण यानी यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आए और उसके बाद अनुनासिक वर्ण आए, जब अनुनासिक वर्ण आए तो प्रथम वर्ण का अपने वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग का अनुनासिक हो जाता है। ये हमारा दूसरा रूल है व्यंजन संधि का। जब किसी वर्ग का प्रथम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी का, चा, टा, ता और पा के बाद कोई अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? अपने वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, जिसे अंग, ञ, अणा, न और मा होता है, ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। अनुनासिक वर्ण आए तो जो किसी वर्ण का प्रथम वर्ण होगा पहले शब्द में आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। अपने वर्ग का अनुनासिक। अपने वर्ण का अनुनासिक हो जाएगा। जैसे इसमें देख लेते हैं, वाकधन मैं, यहां पर प्रथम वर्ण आया है पहले शब्द में का, के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए, अनुनासिक वर्ण यानी अंगा, ञ, अणा, न और मा में से आया, यहां पर मा आया तो प्रथम वर्ण यानी प्रथम वर्ण का अपने वर्ग का अनुनासिक यानी का अनुनासिक क्या होगा? अंगा जिसे बोलते हैं। तो हमारा जो शब्द बनेगा वांग्मय शब्द बनेगा। फिर इसके बाद देखते हैं षट्धन मास, यहां पर अनुनासिक आया है, लेकिन यहां पर प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग का अनुनासिक होगा। यानी यहां पे टा आया है, टा वर्ग का अनुनासिक अड़ा होता है तो होगा षण मास, यानी जो शब्द बनकर आएगा वो होगा षण मास। यहां पर फिर देखते हैं अपधन मय, तो यहां पर पा आया है प्रथम वर्ण, उसके बाद अनुनासिक मा आया है। यहां पर पा आया है, उसके बाद अनुनासिक मा आया है, तो ये जो पा होगा, पा का अनुनासिक क्या होगा? यानी पंचम वर्ण मा ही होता है। तो शब्द बनकर आएगा अम्मय शब्द बन जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं जगत धन नाथ,
यहाँ पर ता आया है, उसके बाद अनुनासिक व्यंजन या वर्ण ना आया है, तो यानी ता वर्ग का अनुनासिक क्या होगा, ना ही होगा। तो हम जो शब्द बनाएंगे व्यंजन संधि करने पर होगा जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कुछ उदाहरण। उत्धन मत, उत्धन मत, ता है, इसके बाद अनुनासिक व्यंजन आया है, ता वर्ग प्रथम वर्ण है, तो इसका यानी ता वर्ग का अनुनासिक ना होता है, तो हो जाएगा उन्नमत शब्द बनेगा। उसके बाद अच धन नास, ये चा है, चा वर्ग का, और ये अनुनासिक व्यंजन आ गया है, तो चा वर्ग का अनुनासिक क्या होगा, ञा। तो जो शब्द बनेगा अन्नास बन जाएगा, यानी ये वाला होगा, या जो अधूरा होगा अन्नास शब्द बनेगा। फिर देखते हैं उत धन नयन, यहां पे प्रथम वर्ण ता आया, उसके बाद अनुनासिक आया, ता वर्ग का अनुनासिक ना होता है, तो शब्द हमारा बनेगा उन, उसके बाद वही शब्द लिख देंगे, हो जाएगा नयन, यानी जो शब्द बनकर आएगा संधि करने पर वह होगा उन्नयन। उसके बाद देख लेते हैं उत्धन नति, यहां पर प्रथम वर्ण ता आया है, उसके बाद अनुनासिक व्यंजन ना आया है, अब ता का अनुनासिक यानी ता का पंचम वर्ण ना होता है, तो हो जाएगा उन्नति, उन्नति। यानी हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के आज हमने 2 रूल देखे हैं, पहला और दूसरा। इसके बाद हम व्यंजन संधि अभी कल भी पढ़ेंगे, तीसरा, चौथा, 5वां रूल। आज यहीं तक हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं। आप इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों के पास शेयर कीजिए।